ठीक है, झारखंड सरकार सूचित करेगी, ममता सरकार सूचित करेगी तो केंद्र सरकार कार्रवाई करेगी। लेकिन आप ये बताएं कि आईबी क्या कर रही है। दूसरी बात कि 2017 के बाद से लगातार दिशा निर्देश जारी हो रहे हैं। रोहिंग्याओं का मुद्दा आपको पता ही है, इसके पहले भी आपका मैंने एक बार इंटरव्यू लिया था तो आपने बताया था कि हम और आप बातें कर रहे हैं, उस समय भी रोहिंग्या बॉर्डर को क्रॉस कर रहे हैं। ये जो आपने जानकारी दी थी वो कितना गंभीर है ये सोचा जा सकता है। दूसरी जो बात है कि आखिर जब इतना ही संजीदा है केंद्र सरकार, इतना ही गंभीर है, तो इस मामले में अब तक बहुत तेजी क्यों नहीं आई? क्यों नहीं बड़ा एक्शन लेती है झारखंड सरकार के खिलाफ? क्यों नहीं बड़ा एक्शन लेती है पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ, जब उसके सामने सब सारे सबूत हैं? तो आईबी तो अपना काम कर ही रही है। तभी आप आए दिन देखिएगा कि मणिपुर में जितने भी म्यांमार से लोग आ रहे हैं उनको अरेस्ट किया जा रहा है, असम में अरेस्ट किया जा रहा है, त्रिपुरा में अरेस्ट किया जा रहा है। आईबी तभी काम करेगी जब राज्य सरकार का सहयोग होगा। राज्य सरकार ने एक भी सहयोग नहीं किया है। और आप देखिए, एक रिट पिटिशन फाइल जो दानिश दानियाल ने किया है झारखंड सरकार के विरुद्ध, जो जिसका जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूं, इसमें आप क्लियर कट झारखंड सरकार ने इसका विरोध जताया है। और इन लोगों ने जो हाईकोर्ट ने डायरेक्शन पास किया था कि एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन हो, उसका इन लोगों ने विरोध क्यों जताया है? जबकि हाईकोर्ट ने तो हाईकोर्ट के ऑर्डर का भी इन लोगों ने अवहेलना करना चालू कर दिया है। जब झारखंड हाईकोर्ट ने कुछ ड्रास्टिक ऑर्डर तो पास नहीं किया, झारखंड हाईकोर्ट ने तो इतना ही बोला था कि एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन कर लो, अगर डेमोग्राफिक चेंज हुआ है तो हमें पता चल जाएगा। लेकिन ये फैक्ट फाइंडिंग मिशन से भी दूर क्यों भाग रहे हैं? अच्छा, चूंकि आपने हाईकोर्ट की बात कही तो हाईकोर्ट से संबंधित एक सवाल है हमारा कि हाईकोर्ट के इस मामले में जो भी निर्देश थे उसको लेकर फिर सुप्रीम कोर्ट में, इसका थोड़ा सा क्लियर कीजिए हमारे दर्शकों को कि ये पूरा मामला क्या है। 2022 में दानिश दानियाल नाम के एक व्यक्ति ने झारखंड सरकार के विरुद्ध एक पिटीशन फाइल किया है, जिसमें दानिश दानियाल ने सरकार से पूछा है कि हमारे राज्य झारखंड में डेमोग्राफिक चेंज हुआ है और सबसे बड़ा जो एलिगेशन है ये है कि फर्जी दस्तावेज बनाया जा रहा है और ट्राइबल लड़कियों से मुसलमान शादी कर रहे हैं। ये पिटीशन का जवाब जब राज्य सरकार से हाईकोर्ट ने मांगा तो हाईकोर्ट में झारखंड सरकार ने कोई भी दस्तावेज अभी तक जमा नहीं किया है। और झारखंड सरकार ने माफ कीजिएगा, झारखंड हाईकोर्ट ने एक निर्देश किया कि एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन होना चाहिए, जिसमें केंद्र सरकार, जिसमें फैक्ट फाइंडिंग मिशन में एक पार्टी होगा। इस पिटीशन का झारखंड सरकार ने विरोध किया है और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया है। क्या लगता है पंकज जी आपको, जो आप बता रहे हैं वो मामला तो बड़ा ही गंभीर है, जाली मतदाता पहचान पत्र, फिर शादी की जो आप बात कर रहे हैं, ये आने वाले समय में भारत के लिए बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। तो इसमें आप क्या देखते हैं, कैसे इसको रोका जाए? ये अपने आप में बड़ी बड़ी चुनौती है। ये सिर्फ झारखंड का मामला नहीं है, ये पूरे भारत में है। कर्नाटक में भी आए दिन काफी सारे बांग्लादेशी। ठीक है, कैसे रोका जाए इसको पंकज जी थोड़ा सा बताएं, इसको कैसे हमारे दर्शकों को बताएं कैसे रोका जाए। क्योंकि नो डाउट अगर देश की जो बात है, देशवासियों की जो बात है, तो लोगों के कहीं ना कहीं उस पर चिंता की बात है। उनको भी लग रहा है कि अरे हमारे देश में ये क्या हो रहा है, आखिर हमारे देश में इस तरह से अवैध अप्रवास क्यों हो रहा है, क्यों अवैध अप्रवासी इतना तेजी से घर कर रहे हैं, कैसे एंट्री कर रहे हैं वो बॉर्डर पर सब कुछ होते हुए भी। तो ये चिंता की बात तो जरा क्लियर कीजिए कि इसमें कैसे, इस चुनौती से कैसे निपटा जाए। नहीं, ये चिंताजनक बात तो है, लेकिन केंद्र सरकार बाध्य है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टेट। जब तक राज्य सरकार का सहयोग नहीं होगा तब तक ये मामला वो आगे चलता रहेगा। आप देख लीजिए, त्रिपुरा सरकार काम कर रही है, असम सरकार काम कर रही है, उड़ीसा सरकार काम कर रही है, असम सरकार काम कर रही है। कुछ हद तक काफी सारे बांग्लादेशी कर्नाटक में भी गिरफ्तार हुए हैं फर्जी पासपोर्ट में। महाराष्ट्र में भी आए दिन आप अखबार में आप देख सकते हैं समाचार कि कितने सारे लोग, बांग्लादेशी लोग फर्जी इंडियन पासपोर्ट, इंडियन डॉक्यूमेंट्स, इंडियन आधार कार्ड लेके बैठे हुए हैं। आईबी काम कर रही है, जितनी जांच एजेंसी है सब काम कर रही है। ईडी ने भी अभी हाल में 4 दिन पहले ही कई जगह छापा मारा है। जी बिल्कुल। अभी आप देखेंगे कि झारखंड में ये मामला में अब एनआईए इन्वेस्टिगेट कर रही है। एनआईए इन्वेस्टिगेट कर रही है ट्रैफिकिंग का मामला और स्मगलिंग का मामला, क्योंकि जहां पे एलिगेशन ये है कि काफी सारे लोग काफी सारे लोग स्मगलिंग कर रहे हैं और काफी सारे लोग इसमें सम्मिलित हैं, जो कि साफ तौर पे
कुछ लोगों को मदद पहुंचा रहे हैं, फर्जी पासपोर्ट, फर्जी आधार कार्ड, फर्जी वोटर आईडी बनाने में। ईडी ने भी अभी 2 दिन पहले काफी रांची में, कलकत्ता में काफी जगह छापा मारा है और 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है और ये पुष्टि हुई है और उन लोगों ने कहा भी है ईडी को कि ये लोग पैसा लेके पासपोर्ट और आधार कार्ड बनाते थे। अच्छा, एक चीज बताइए कि हेमंत सरकार जो भी उसके राज्य में हो रहा है, तो क्या वहां के राज्य के निवासियों का संसाधन नहीं बट रहा है? क्या उनका जो हिस्सा है वो अवैध अप्रवास के भेंट नहीं चढ़ जा रहे हैं? आखिर झारखंड सरकार इस चीज को क्यों नहीं समझ पा रही है? नहीं, बिल्कुल क्योंकि जो मैं हो समझ रही रहा है। हूँ आने वाले समय में तो समाज में, झारखंड के समाज में तनाव तो बढ़ेगा ही। समाज में तनाव बढ़ चुकी है। बहुत सारे आदिवासियों का जमीन मुसलमानों ने लूट लिया है। आदिवासी बहनों से इन लोगों ने जालसाजी करके शादी भी किया है। शादी करने का एक ही मकसद था, उनके जमीन को कब्जा करना और वहां पे कुछ दिन रहना और जमीन का व्यापार करना और फर्जी कागज लेके भारत की नागरिकता लेना। बहुत सारे केसेस अभी आ रहे हैं और अखबारों में भी छप रहा है और ये अब केसेस हो रहे हैं। हमें जन जागरूकता की आवश्यकता है। जब तक जन जागरूक नहीं होंगे तब तक नहीं होगा, तब तक इसका समाधान नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस सरकार ने ठगाई का काम किया है, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। जो एजेंसियां हैं जो कि सत्यापन को देख रही हैं, डॉक्यूमेंट को, जो इस तरह की चीजों को बहुत संजीदगी के साथ देख रही हैं, गंभीरता के साथ देख रही हैं, आखिर उन एजेंसियों के सामने क्या चुनौतियां आ रही हैं? क्यों नहीं वो इन चीजों को रोक पा रही हैं? मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जी। झारखंड पुलिस ने 2021 में एक दस्तावेज जो है वो जारी किया है, जिसमें झारखंड पुलिस और आईबी जी। झारखंड और सीआईडी झारखंड, उन लोगों ने खुद कहा है कि बहुत सारे क्षेत्र है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है जहां पे डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है और फर्जी दस्तावेज बन रहा है। इसके बावजूद झारखंड सरकार काम नहीं कर रही है। इससे यही पता चलता है कि वहां की जो पुलिस है वो भी किसी दबाव में ही काम कर रही है। अगर झारखंड पुलिस के चिट्ठी के बावजूद अगर झारखंड सरकार पुलिस को काम करने नहीं दे रही है, इससे यही पता चलता है कि वहां की जो पार्टी है, जेएमएम पार्टी है, वो पुलिस को काम नहीं करने देना चाह रही है, एजेंसियों को काम नहीं करना देना चाह रही है। हो सकता है कि पुलिस केंद्र सरकार से मिलकर काम करना चाहे, लेकिन वहां की जो मौजूदा सरकार है वो पुलिस को काम करने नहीं दे रही है और पुलिस भी काफी दबाव में काम कर रही है। पंकज जी, एक सुप्रीम कोर्ट के जाने माने आप वकील हैं, अगर एक एडवोकेट के नाते मैं आपसे पूछूं कि इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, सरकार को कैसे कदम उठाने चाहिए, ताकि, क्योंकि देखिए अगर आप ये कह रहे हैं या हम ये सोच रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं कि अवैध अप्रवास होता रहे और झारखंड सरकार भी अपनी मनमानी करती रहे, झारखंड पुलिस मनमानी करती रहे और इतने सारे कानूनी एजेंसियों के बताने के बावजूद भी और सूचना देने के बावजूद भी कोई एक्शन न होता रहे, और तो हम अवैध और अप्रवास को अपने यूं ही बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ये देश के लिए खतरा है। तो एक सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट के नाते आप इसमें क्या सुझाव देना चाहेंगे? इसमें सरकार को क्या करना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए? क्या राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए या फिर कुछ बड़ा और भी किया सकता है? मैं आपको 2021 में फिर से ले जाता हूं। जम्मू में लगभग 60 से 70 रोहिंग्या मुसलमान रहते थे। उन लोगों को केंद्र सरकार ने डिटेंशन सेंटर में लगा था और डिपोटेशन की तैयारी कर रही थी। एक एनजीओ ग्रुप ने, जो काफी संगठित रूप से काम करती है, विदेशों से पैसा लेती है, रोहिंग्या मुसलमान की तरफ से याचिका दायर करती है। जो पिटीशन फाइल्ड है उसका नाम है मोहम्मद सलीमुल्लाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें इन लोगों ने बोला कि जितने भी इलीगल इमिग्रेंट हैं, चाहे रोहिंग्या हो चाहे बांग्लादेशी हो, उन लोगों को भारत के नागरिक को जितनी सुविधाएं मिलती हैं आर्टिकल 21 के तहत, भारत के संविधान के तहत, हमें भी उतना ही सुविधा दी जाए। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि इन लोगों को वो सुविधा नहीं दी जा सकती है क्योंकि ये भारत के नागरिक हैं नहीं, और इनका डिपोटेशन करना है समय के अनुसार, कानून के अनुसार। अच्छा, इसमें रोहिंग्या शरणार्थियों का मुद्दा कितना जिम्मेदार है और कितना ज्यादा गंभीर संकट है रोहिंग्या शरणार्थियों के यहाँ इंडिया में आना या छुप के रहना? ये मामला अब रोहिंग्या शरणार्थी तक नहीं है। अब मैं थोड़ा सा इसको एक्सपैंड करना चाहूंगा। मैं इलीगल इमिग्रेंट की बात करूंगा। भारत में जो लॉ है, फॉरेनर्स लॉ, ये किसी
रोहिंग्या के लिए, रोहिंग्या के विरुद्ध काम नहीं करती है, या किसी एक जाति के या धर्म के अगेंस्ट में, विरुद्ध में काम नहीं करती है। भारत में जितने भी इलीगल इमिग्रेंट हों, चाहे वो कहीं के हों, सबके लिए ये लॉ अप्लाई करता है। तो अगर ये एक अमेरिकन सिटीजन के लिए अप्लाई करता है, अगर नाइजीरियन के लिए अप्लाई करता है कि कानून के तहत इनका डिपोर्टेशन करना है, तो फिर ये रोहिंग्या और ये बांग्लादेशी किस हक से भारत में सारी सुविधाएं मांग रहे हैं? मतलब इनके पीछे एक बहुत बड़ा एजेंडा हो सकता है, और मुझे लगता है बहुत क्या सारे एजेंडा, एजेंडा क्या है पंकज जी, एजेंडा मुझे क्या लगता है? है कि विदेशी फंड है और विदेशी ताकतें हैं जो जैसे जो कुछ थोड़ा इनको सा खोल के भारत बताएं में हमारे बसाना दोस्तों। चाहती है, जी, डेमोग्राफिक चेंज करना चाहती है, सत्ता पलट करना चाहती है। मतलब भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की कवायद चल रही है, कुछ ऐसा है क्या? जी बिल्कुल। तो भारत सरकार को फंडिंग पैटर्न भी देखना होगा, जितने भी आपके पॉलिटिकल पार्टी हैं और जितने भी एनजीओज हैं, कि आपको पैसा कहाँ से आ रहा है और किस कार्य में लगा रहे हैं।